सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इसकी बात अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी। तो एनटीपी आप जानते हैं कि भाई टेम्परेचर क्या हो जाता है, 273 केल्विन हो जाता है, ठीक है, और आपका प्रेशर क्या होता है, 180। ठीक बात है। तो अब क्या करें, अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला है पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी, ठीक है, अब आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर आपका 1 एटीएम है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस कैसा होता है, डायटोमिक होता है, यानी 32, ठीक है। डेंसिटी आपको निकालना है और आपको पता है कि आर और टी का मल्टीप्लीकेशन क्या रहता है, ठीक है। टेम्परेचर 273 और आर की वैल्यू 0.0821 या 1/12, तो आप देख लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। अब देखिए, अब पानी की एक खासियत क्या है कि उसकी डेंसिटी जो होती है 1 ग्राम पर ml होती है। वैसे तो हम उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर मानते हैं, लेकिन हम टेम्परेचर नहीं भी दिया हो तो 1 ग्राम ml मान सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 18 ml है, तो 18 ml है यानी कि मास कितना हो गया बच्चों, 18 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम का 1 ml, तो 18 ml का 18 ग्राम। अच्छा, अब ये क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए कोई भी चीज का नंबर निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जैसे अपन बार बार बोलते रहते हैं कि क्या, कन्वर्ट योर डेटा इनटू मोल्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर बताइए, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि 1 मोल है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मेरे पास टोटल एन, 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए वाटर के, बताइए मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, Na। अच्छा, तो यानी कि अब मैं ये निकालता हूं कि यार एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। तो H2O, तो H में आप जानते हैं उसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, ठीक है। पर हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 और 2 10, ठीक है। तो यानी कि 10 है। तो अब एक मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 10, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, Na। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूनिटरी मेथड, यानी कि 10 Na, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में देखना है तो लगभग 6 इंटू 10 की पावर 23। बोलिए ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो हमारा ये सवाल था, इसी का दूसरा रूप, ठीक है। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट सवाल था, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। यहाँ यहाँ हमने क्या किया था, डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 1 ग्राम पर ml है, ये हमें क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर क्या किया उन्होंने, डायरेक्ट पूछ लिया है। तो डायरेक्ट पूछ लिया है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, अब 1 ग्राम ऑफ वाटर फिर से वही चीज है, हम क्या निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स हमने क्या निकाला, 1/18 गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा, अब फिर से वही बात है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, Na/18। भाई 1 मोल होता तो Na मॉलिक्यूल होते, 1/18 मोल है तो 1/18 मॉलिक्यूल, यानी कि 1/18 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अभी अभी हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बताइए। तो हमारे पास कितना है, तो Na/18 इंटू 10, तो आप चाहें तो 6/6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10/18, है ना। इसको सॉल्व करना मुझे नहीं लगता बहुत कठिन चीज है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब ये देखिए बच्चों, ये भी आसान से सवाल है, बस इसमें क्या है कि आपको देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपका ही है। वैसे कैलकुलेशन जहां तक है 90 to 95% क्वेश्चंस में जैसे टफ नहीं आती, लेकिन अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजें कैसी होती है, वो प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। मैं यहां पर किस लिए हूं, या टीचर्स का क्या फर्ज है कि चीजों को सिखाना, है ना। तो चीजों को सिखाने के लिए आए हैं हम, कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए आए हैं, चीजों को आसान तरीके से बताने में आए हैं, साधारण भाषा में बताने के लिए, ठीक है। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बच्चों क्या होता है, छठी से लेकर वो शुरू होता है, ठीक है। यानी कि लोअर क्लासेस से आप कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी बता दूंगा तो आपका कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। हाँ, वो छोटी छोटी जो टेक्निक्स होती हैं अप्रोक्सीमेशन की, वो हम बताते रहते हैं, वो यूजफुल है। लेकिन अब जब सब्जेक्टिव सवाल आ गया या आपके पास न्यूमेरिकल टाइप आ गया, ठीक है, उसमें आपको कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, तो कैलकुलेशन आपको देखना है।
अच्छा यहां पर देखिए, फाइंड द मास ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्ड इन 1 kg ऑफ KNO3। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या है, नाइट्रोजन। अच्छा यहां पर एक चीज आती है जिसे हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपाउंड। इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपाउंड क्या है, आपके सामने KNO3 लिख रखा है, लेकिन आपने उसको लिखा कैसे है? तो देखिए, 1 मोल KNO3 में 1 मोल पोटेशियम है, 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये तो 1 मोल पोटेशियम नाइट्रेट था। अब आपके पास कितने मोल है हमें नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 kg ऑफ KNO3 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे हर बार की तरह, कि कन्वर्ट योर डेटा इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ये आपका थंब रूल रहेगा। अच्छा 1 kg है, तो जब हम मास लिखते हैं, मोल्स का जो फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास, उसमें जो हम लिखते हैं तो मास किस में होता है, ग्राम्स में होता है। ठीक है, तो गिवन मास कितना हो गया, 1000 ग्राम्स। ठीक है, और KNO3, अब KNO3, अब पोटेशियम है तो पोटेशियम का लगभग कितना होता है, 40 है ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, तो अब जैसे बात करें तो 19 है और ये 40, ये आपका 14 और ये 48। ठीक है, तो 40 और 48, 88, 88 प्लस 14, तो 88 प्लस 14 102। ठीक है, तो 102 हो गया, यानी कि लगभग कितना आ रहा है, 10 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट लगभग 10 मोल। अब देखिए, अब 10 मोल है तो इसका मतलब क्या है कि KNO3 10 मोल है। तो देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं कि 1 मोल KNO3 में कितना मोल नाइट्रोजन है बताइए, 1 मोल। ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास कितने मोल है, यहां पर 10 मोल है, तो 10 मोल KNO3 में कितना मोल नाइट्रोजन होगा भैया, 1 मोल में 1 मोल था तो 10 मोल में 10 मोल होगा, साधारण सी गणित है। यानी कि 10 मोल आपके नाइट्रोजन होंगे। अच्छा 10 मोल नाइट्रोजन होंगे तो आपका मास भी आ गया भाई, मोल्स क्या होता है, मास क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो यानी मोल्स कितने थे, 10, और नाइट्रोजन की एटम की बात कर रहे हैं तो 14, तो यानी कि 140 के आसपास आंसर आएगा। तो यही है, ये हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, लेकिन तो भी अप्रोक्सीमेशन हर जगह नहीं चलेगा, है ना। तो आपको कल को मान लो, हो सकता है नीट में भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो न्यूमेरिकल टाइप सवाल ले आए, आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक वो सॉल्व कराएं। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा इसी तरीके से आप बाकी का भी सॉल्व कर लेंगे। भाई बाकी का कैसे सॉल्व करना है, जैसे ये है, तो यहां पर भी देखिए, तो सबसे पहले, अब यहां पर मैं, ये फर्स्ट पार्ट था, अब जैसे मान लीजिए यहां पर मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, मोल्स ऑफ NH4NO3, मान लेते हैं मोलर मास जो भी आ रहा है आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर भी 1 kg है, तो 1000 अपॉन m। अब यहां पर देखिए, 1 मोल में कितना मोल नाइट्रोजन है, यहां पर देखिए 1 मोल में 2 मोल नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहां से जैसे मान लीजिए आया आंसर x। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अच्छा 1 मोल में 2 मोल नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, एक का डबल आपका फेवरेट। ठीक है, तो यानी कि जितना मोल आपका कंपाउंड होगा उसका 2 गुना, तो यानी कि अगर x मोल कंपाउंड है तो बताइए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे बच्चों 2x। ठीक है, और फिर आप मास निकालना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ऐसे बाकी के भी पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अब देखिए, अब ये जो कंपाउंड है ये काफी फेमस है, इसे आप मोर सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो मेरे ख्याल से 392 के आसपास होता है, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखें, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP इन द सैंपल। अगर अब यहां पर देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट वो नहीं दिख रहा, मतलब कि O2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम कितना है, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम से मिलकर 1 मोल ऑक्सीजन बनता है। तो यानी कि हम ये निकाल लेते हैं कि भैया कितना मोल ऑक्सीजन एटम है। अच्छा कितना मोल ऑक्सीजन एटम है निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना मोल कंपाउंड है ये भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो अब मोल्स ऑफ कंपाउंड के लिए, तो देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो 392, तो 3 2 6, 92 180, 184,
तो मेरे ख्याल से ये जस्ट डबल हो रहा है, यानी कि ये आपका आ रहा है 0.02 मोल। वही चीज है, ये सारी चीज हम लोग सालों से पढ़ाते हैं, तो इसलिए हमें चीजें फटाफट हो जा रही है। आप पहली दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। ये आप मत सोचिए कि यार ये सर ने ऐसे हवा में कैसे उड़ा दिया, हवा में नहीं उड़ाया है, हम लोग सालों से यही रगड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये चीजें आनी पड़ेगी, है ना, रातें काली करनी पड़ेगी। चलिए, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ O2, तो हमारे पास क्या मिल गया है, हमें कंपाउंड मिल गया है। चलिए, अच्छा अब हम देखते हैं कि हमारा 1 मोल जो कंपाउंड था उसमें कितना मोल ऑक्सीजन है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहां पर, तो 4 मोल यहां पर है 1 मोल में, 4 4 8 यहां पर है, और 6 यहां पर है। तो यानी कि 8 और 6 14 है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल कंपाउंड कंटेन्स कितना, 4 4 8 6 14, 14 मोल ऑक्सीजन एटम्स। बोलिए। अच्छा, अब मेरे पास 14 है, पर हमारे पास क्या 1 मोल कंपाउंड है क्या? भाई आपके पास तो कितना भी कंपाउंड हो सकता है, मेरे पास 1 मोल नहीं है। ये तो स्टैंडर्ड डेटा था, वो मैंने याद किया है। अब मेरे पास कितना है, 0.02 मोल। तो मुझे तो खेल इसमें खेलना है, गिवन डेटा ये है। तो मैं बोलूंगा 1 मोल कंपाउंड में अगर 14 मोल ऑक्सीजन एटम हो रहे हैं, तो 0.02 मोल कंपाउंड में, देखिए बच्चों, आप कितना भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, लेकिन ये सबसे बेसिक नियम है ना, कि एक आम 10 रुपए का है तो 10 आम कितने रुपए का, क्योंकि ये ऐसे दिमाग हमारा बड़े आसानी से चल जाएगा। ठीक है, तो 0.02 मोल कंपाउंड में कितने मोल ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ध्यान रखिएगा 14 इंटू 0.02। ठीक है, तो 14 दूनी 28, 28 में 2 डेसिमल है तो 0.28। ठीक है, अच्छा, तो मेरे पास 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स आ गए हैं। अब मुझे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ O2 का क्या होगा कि भाई आधा हो जाएगा, कि भाई इधर देखिए यहां पर हमने लिखा था कि 2 मोल ऑक्सीजन मिलकर 1 मोल ऑक्सीजन बनाएगा O2। तो यानी जितना मोल ऑक्सीजन एटम होगा उसका आधा मोल क्या बनेगा, उसका आधा मोल O2 बनेगा। यानी कि मोल्स ऑफ O2, इसका जस्ट आधा 0.28/2, बताइए कितना हो जाएगा ये, 0.14, क्योंकि 2 मोल मिलकर 1 मोल बन रहा है। तो ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ O2 आ गए, कहानी खत्म। अब आपसे वॉल्यूम पूछा है, अब आपको पता हुआ है कि एनटीपी पर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, V/22.4 लीटर। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 0.14 इंटू 22.4, ठीक है, इज इक्वल्स टू V, मतलब ये इसका वॉल्यूम आ गया। पर यहां ध्यान रखिएगा आंसर किस में आएगा, लीटर्स में। तो अगर आपके पास ऑप्शन ml में है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलिए ठीक बात है। तो ऐसे सवाल आएंगे, छोटे छोटे ट्विस्ट के साथ आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, अब ये भी बच्चों काफी कैलकुलेटिव सवाल है, ऐसा सवाल डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सवाल ऐसा आ सकता है, ये कैलकुलेशन आपको डायरेक्टली नहीं आएगी, इससे आसान ही कैलकुलेशन आएगी। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम मेथड के लिए आए। आप यहां पर क्यों आए हैं, आप यहां पर चीजों को सीखने के लिए आए हैं। ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी सारी किसी न किसी ने बता रखी है। ठीक है, कोई अपन नई चीज नहीं, दुनिया का 8वां अजूबा या 10वां अजूबा हम खोजने नहीं निकले। ठीक है, तो हम वही चीज कर रहे हैं। तो यहां पर आप सीखिए कि क्या हम कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो कैलकुलेशन यहां पर हार्ड रहेगा, तो मैं कैलकुलेशन के बारे में ज्यादा नहीं होगा, आपको रफली भले एक आइडिया दे दूं तो दे दूं, लेकिन आपको सीखना है कैसे क्या है। अब देखिए, अब यहां पर क्या बोल रखा है, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड AgCl इज दिस, ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब बोल दे, या 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये भी मेरे ख्याल से आपको पता होगा। द सॉलिड इज मेड अप ऑफ अ क्यूबिक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, मतलब एक बार Ag प्लस Cl माइनस, Ag+Cl-, आप जब सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो सॉलिड स्टेट में AgCl की अरेंजमेंट भी आपको बताई जाती है, पर अभी हम मान लेते हैं जैसा कह रहा है कि ऑल्टरनेट पोजीशंस पर हम Ag+ और Cl- रख रहे हैं, और बोल रखा है इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग आ रही है, इट इज रफली अबाउट 2.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक बात है।
अब ये बोल रखा है कि अगर ये चीज है तो अब एवोगैड्रो कांस्टेंट का क्या होगा। अच्छा, तो एवोगैड्रो कांस्टेंट वैसे तो हमें आंसर पता ही है, लेकिन एक तरह से ये क्या हो रहा है, ये थियोरेटिकल सवाल हो रहा है जिसमें आपको ये प्रूव करना है कि द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट इज ऑलमोस्ट 6 इंटू 10 की पावर 23। अब बच्चों इसमें प्रूव कैसे करेंगे, इसमें प्रूव ऐसे करेंगे कि हमें उल्टा चलना पड़ेगा, कि हमें पता है कि एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, भाई AgCl की बात हो रही है, तो एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो हम क्या उल्टा चलेंगे, तो हम मान के चलते हैं एक मोल। अच्छा, एक मोल का मोलर मास, अब आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर डेंसिटी दी गई, ठीक है। तो क्या हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, देखिए। तो हम बाय डिफॉल्ट एक मोल पर खेलेंगे, यानी कि जो हम कैलकुलेशन करेंगे एक मोल पर करेंगे। तो अगर मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स आ गया, यानी कि मेरा काम खत्म, ठीक है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक मोल लेकर मैं इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, अब ये क्या है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। अब क्योंकि मैं एक मोल ले रहा हूं तो मैं एक मोल का मास लूंगा, तो एक मोल का मास बताइए, Ag का 108 और ये 35, तो कितना हो गया 35.5, तो 143.5, तो 143.5 इसका क्या हो गया, मास हो गया। और यहां से क्या कर सकते हो, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो 143.5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी इज 5.56, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये मोलर मास आपने लिखा था, तो ये ग्राम पर मोल है और ये ग्राम है, तो आप देख रहे हैं ये आ जाएगा आपके पास आंसर। अच्छा, अब जैसे अगर हम यहां पर बात करें, तो ये क्या चीज था, ग्राम पर सीसी, सॉरी, ठीक है। तो देखिए सीसी, यानी कि अब ये देख रहे हैं ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सीसी ऊपर जाएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, यानी कि ये जो आपका वॉल्यूम आ रहा है, एक मोल का वॉल्यूम आ रहा है, मोलर वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये जो 5 है, ठीक है, तो 25 5 जा 125 है, तो मान लेते हैं इसको। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं ये चीज। अब आपको अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तब आप कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो 25 5 जा 125 है, 0.56 है, तो लगभग मैं मानता हूं 25 या 26 के आसपास इसका आंसर आता है, ठीक है। अब ये 25 क्या है बच्चों, ये सेंटीमीटर क्यूब है, सीसी है। हमें इसीलिए देखिए, अगर आपको यूनिट में कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारा आंसर यूनिट के साथ आएगा, आपके सामने है कि ग्राम से ग्राम निपटेगा, सीसी ऊपर जाएगा, सीसी पर मोल, यानी कि एक मोल का वॉल्यूम आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसको वीएम लिखा है। वीएम से मतलब क्या है मेरा, मोलर वॉल्यूम। बोलिए ठीक बात है। अच्छा, अब ये चीज क्यूबिकल अरेंजमेंट है। अच्छा, क्यूबिकल अरेंजमेंट है, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, बताइए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको रटा हुआ है, लोअर क्लास से आप करते हैं ए क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब, तो यानी कि ए क्यूब की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब इसका रूट कितना होता है, 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 5 का अंडर रूट यानी कि 1/3, ठीक है। तो आप मान लीजिए 2 से 3 के बीच में, तो लगभग अगर मान ले, फिर से मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, लगभग मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब ए की वैल्यू आपकी 3 सेंटीमीटर आ रही है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ, अब यानी कि जो एज लेंथ है, ए क्या है आपका, एज लेंथ, तो एज लेंथ हमें पता चल गया है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पर क्या बोल रखा है, 2.773 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये एंगस्ट्रॉम है, अब आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यानी कि 2.773 है, तो मैं मान लेते हैं इसको 2.8 लिख देता हूं। तो 2.8 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर पर आपको दो एटम्स यानी कि Ag और Cl के बीच की दूरी है, ठीक है। यानी कि इतने लाइन में आपके दो एटम्स रखे हुए हैं, या आप कह दे एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए आपके पास टोटल क्यूब कितने बड़ा है, क्यूब का जो एज लेंथ है वो कितना बड़ा है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि अगर इतने में दो एटम्स रखे हुए हैं Ag और Cl, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर में कितने एटम्स रखे होंगे, मतलब नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो यानी कि एटम्स को हटाकर, क्योंकि ये आयंस है, तो ज्यादा सही शब्द क्या रहेगा, कि आयंस, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि अब बताइए, अब आपका जो नंबर ऑफ आयंस है, तो नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं, वही चीज कि दो आयंस में इतने जगह है, तो इतनी जगह में कितने आयंस होंगे, तो कितना हो जाएगा, 3/2
2.8 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ आयंस हो गए। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ आयंस तो हो गए, लेकिन अब आपको क्या पूछा था, आपको ये ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है, आपको प्रूव करना था एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू। अच्छा, तो यानी कि अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है, यानी कि अच्छा, अब हम क्या कर चुके हैं, हमने एक मोलर मास लिया है, तो मोलर मास का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 मोल चीजें होंगी। तो अब ये तो आयंस है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये आयंस की वैल्यू आई है। तो यानी कि नंबर ऑफ AgCl मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, 2 आयन मिलकर 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, और हमारे पास कितने आयन्स थे, इतने, तो इसका बाई 2, ठीक है। तो यानी कि अब ये भी देखेंगे तो लगभग क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, वही है। एग्जैक्ट आंसर इससे नहीं आएगा, है ना, अपन रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले से ही बता दे रहा हूं। तो 3 और 2.8 को लगभग मैंने काट दिया 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8, ठीक है, तो 10 की पावर 8/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास चीजें आ गई। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, अच्छा, ये तो हमने एक उस पे निकाला है, ठीक है, तो एक उस पे निकाला है, पर ये पूरे क्यूब में है, जैसे कि कहने का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ आयंस है, ठीक है। अब 1 मिनट रुकिए, तो ये जो नंबर ऑफ आयंस है, ये तो एक एज लेंथ पर है, ये तो एक, जैसे क्यूबिकल, ये जैसे ये क्यूब है ना, 1 मिनट, जैसे ये क्यूब है, तो इस पे क्या है, ये जो इसका एक एज है ना, ये मान लीजिए ग्रीन कलर से मैंने कहा, तो इतने एक एज पर इतने आयंस आ रहे हैं, रफली 10 की पावर 8। तो हमें तो पूरे क्यूब पर देखना है, तो पूरे क्यूब पर कितने होंगे भाई, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब। तो यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं, तो नंबर ऑफ आयंस इन होल क्यूब, तो वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 8 का क्यूब, यानी 10 की पावर 24, यानी कि रफली देयर विल बी अराउंड 10 की पावर 24 आयंस इन वन क्यूब, पूरे क्यूब में। और अब हमें पता है कि 2 आयन मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यानी कि अब यहां देखिए नंबर ऑफ AgCl मॉलिक्यूल्स, तो अब हम यहां क्या कर सकते हैं, अब हम यहां पर लिख सकते हैं 10 की पावर 24। तो 10 की पावर 8 क्या निकलता, 10 की पावर एक एज लेंथ पे निकलता कि एक एज पे कितने लोग हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो पूरे क्यूब का देखना था, तो पूरे क्यूब के लिए हमने क्या कर दिया, ए का क्यूब कर दिया, ठीक है। तो 10 की पावर 24/2 हो गया। तो 10 की पावर 24/2 जब आप करेंगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये लगभग आपको Na के बराबर मिल जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 6.02, या रफली 6 इंटू 10 की पावर 23। यानी कि इस डेटा के हिसाब से आपको ये दिख रहा है कि वी आर हैविंग रफली अबाउट 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl, ठीक है। तो यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स, तो ये तो 1 मोल के मॉलिक्यूल है, यही तो एवोगैड्रो नंबर है। भाई हमने क्या किया था, हमने AgCl का 1 मोल का मास लिया था। अब 1 मोल का मास लेने का मतलब यही है कि उसमें 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए, 6 इंटू 10 की पावर 23 होने चाहिए, उतने आ रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन इस डेटा के साथ ना आएगा, लेकिन किसी दूसरे के साथ, ठीक है। तो हमने यहां तक क्या किया था, एज लेंथ निकाला था, फिर हमने यहां पर ये देखा कि भाई एक एज पर, पूरी उसकी जो एक एज है, उस पे कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस होंगे, तो रफली 10 की पावर 8 आए, ठीक है। तो अब पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक क्यूब, तो उसका क्यूब कर दिया मैंने, तो यानी कि पूरे क्यूब में 10 की पावर 24 आयंस होंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे तो मॉलिक्यूल पूछा है, तो 2 आयन मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक बात है। तो 2 आयन मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए 10 की पावर 24/2, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो रफली Na के बराबर आ रहे हैं, तो वो हमने प्रूव किया है। तो ये अच्छा सवाल था, इसी को ऑब्जेक्टिव मोड में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल सा सवाल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा यूनिटरी मेथड है। 3 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, तो यानी कि 3 मैग्नीशियम प्लस 2 नाइट्रोजन, ये कंबाइन कर रहे हैं, अभी कुछ एलआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन ही बोल रखा है रिएक्ट हो रहा है,
ठीक है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ मैग्नीशियम विच कंबाइंस विद 1.86 ग्राम। ठीक है, तो यानी कि 1.86 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा, तो अपन करते हैं। अच्छा, एक नाइट्रोजन को अपन कितना मानते हैं, 14 ग्राम का, मतलब एक मोल का। ठीक है, तो दो है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 2 इंटू 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम का मोलर मास 24, 3 इंटू 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ मैग्नीशियम विच कंबाइंस विद 1.86 ग्राम, यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 3 इंटू 24 यानी 72 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है। तो 1.86 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। देखिए, यही फायदा है यूनिटरी मेथड का, सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे कॉन्सेप्ट धरे के धरे रह जाते हैं। यूनिटरी मेथड का फायदा, एक आम 10 रुपए का तो 10 आम कितने रुपए के, या 10 आम 100 रुपए का तो एक आम कितने रुपए का। ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने इसका मैथमेटिकल, हमको बचपन से सब्जी फल फ्रूट जो घर वालों के प्रति टॉर्चर मिलता है कि जाओ ये खरीद लाओ वो खरीद लाओ, ठीक है, तो वहां से हमारी मैथ्स अच्छी हो जाती है, लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि आया कैसे। तो आया बड़े आसान सा प्रोसेस होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ये चीजें आती है। ठीक है, तो 1.86 ग्राम का कितना, तो यहां पर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी कि 1.86 इंटू 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14। ठीक है, तो इतने ग्राम क्या लगा होगा आपको, मैग्नीशियम लगा होगा। ठीक है, मास ऑफ मैग्नीशियम, कोई नौटंकी नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा गणित है। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखें, अब ये क्वेश्चन भी क्या है, अब देखिए फिजिकल में क्या होता है कि एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें ढेर होशियारी नहीं करनी है, कि मान लीजिए कोई सवाल आपने किया है, ठीक है, आपके दोस्त ने उससे छोटे तरीके से बता दिया था, आपके मास्टर ने उसको बहुत ही छोटे तरीके से सॉल्व कर दिया था, लेकिन उस छोटे तरीके से मैं अनकंफर्टेबल हूं, मुझे नहीं पता कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मेरा जो मेथड है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं उसमें मेथड में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि नहीं, मुझे ये मेथड अच्छे से आता है, मैं इस मेथड से आंसर आराम से ले आता हूं। तो गलती से भी डेढ़ होशियारी नहीं करनी है, खास करके एग्जामिनेशन हॉल में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर तब भले कर लें कि एक क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोच के कर ले, वो एक अच्छी एक्सरसाइज है, वो माइंड की दिमाग की एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, वो सबको करनी चाहिए। खास करके जेईई एडवांस जैसे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिस आप करते हैं तो जेईई एडवांस जैसी एग्जाम आपके लिए आसान होती है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी डेढ़ होशियारी नहीं कि एक क्वेश्चन मैंने किया हुआ है लेकिन मेरा वाला मेथड थोड़ा सा लंबा है, सर ने या दोस्त ने किसी मेथड से बताया था, वो जल्दी से आंसर आता है। देखिए, मेरे लिए शॉर्टकट मेथड, मेरे लिए बेस्ट मेथड वही है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं, भले ही वो दुनिया का सबसे लंबा मेथड क्यों ना हो। हाँ, मैं सीखने की कोशिश करूंगा छोटे मेथड को, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में हम पूरा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, वो हम घर पर सीखेंगे। ठीक है, हम एग्जामिनेशन हॉल में जिस मेथड में हम कंफर्टेबल हैं वही हमारे लिए बेस्ट है, वही शॉर्टेस्ट। ठीक बात है। अब यहां देखिए, अब इसको भी करने के 1000 तरीके हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 600 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ O3 एंड O2 weighs 1 ग्राम एट NTP, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है और ओजोन है। ठीक है, अब इसका बोल रखा है, इसका टोटल जो वॉल्यूम है वो 600 ml है, और यहां पर जो मास दिया हुआ है ये 1 ग्राम दिया हुआ है। तो मुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि एनटीपी पर हमें वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके मोल्स निकाल सकता हूं, क्योंकि फिर और मोल्स निकाल कर मैं इसका मास भी निकाल सकता हूं। ठीक है, और सबका टोटल मास दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, मैंने मास पर खेला, आप चाहे तो और भी तरीके हैं उस पे कर सकते हैं जो आपको स्ट्राइक हो, जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल हो। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ ओजोन कितना आया, 1 ग्राम है, यहां दिया हुआ है, इस पर खेल दिया मैंने। क्यों मैंने खेल दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं इसका मोल्स निकाल सकता हूं, और मोल्स को क्या कर सकता हूं, मैं उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि मोल्स ऑफ O2 इनटू मोलर मास कितना होता है, इसका क्या होगा 32। ठीक है, अच्छा इसका बताएं तो इसका अगर हम देखें तो क्या होगा, मोल्स ऑफ O3 इंटू 48। बोलिए ठीक बात है। अच्छा, अब मोल्स कैसे निकालते हैं, अच्छा यहां देखिए एक चीज आप और एक चीज आदत में डालिए कि जो चीज पूछा हुआ है उसे एक्स मानना। जैसे होता क्या है कि ये आदत कोई आपकी नई नहीं है, ये पहले की आदत है, आप बचपन से डालते आए हैं। लेकिन लोअर स्टैंडर्ड्स में क्या होता था, आपको ये आदत थोपी जाती थी। स्कूल वाले आपको चाहते थे कि रटाना, ठीक है, पर आपको रटना नहीं था। वहां पर हमारी उम्र भी छोटी हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्कूल वाला रटाना ही चाह रहा हो सकता है स्कूल वाला भी अच्छा टीचर हो, वो आपको समझाना चाह रहा हो, लेकिन उस उम्र में हमें हो सकता है वो चीजें ना समझ में आई। तो अब हमें आदत में डालना है कि जो चीज पूछी हुई है, खास करके ऐसे सवाल जो हमें हार्ड लग रहे हैं, जिनमें हमें पता नहीं लग रहा, जिनमें हमें हवा नहीं लग रही क्या करना है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही सुंदर सा एक काम है कि जो पूछा है उसे एक्स मान लेना है। और एक्स को मानते ही ऐसा नहीं कि कहीं खो जाओ, किसी दुनिया में चले जाओ, वापस आ जाना है ना, क्योंकि जीवन में धोखे तो सबको मिले ही रहते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिए, तो ये चीज हमने लिख दी। अब मोल्स लिखना है, तो मोल्स हमने लिखना है, तो यहां पर देखिए, अब मैं एक्स किसको मान रहा हूं, देखिए अब ये दोनों का मिलाकर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्लस वॉल्यूम ऑफ ओजोन, ये दोनों मिलाकर कितने थे, ये दोनों मिलाकर 600 ml थे। अब मैं किसी का भी एक्स मान सकता हूं, लेकिन होता क्या है, एक सिली मिस्टेक हो जाती है। दिक्कत क्या होता है कि हमारे हाथ, हमारा दिमाग बहुत तेज है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन हाथ हमारा पीछे रह जाता है। अगर मैं ऑक्सीजन को एक्स मानूंगा तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है मैं एक्स वाले को टिक कराऊं, लेकिन आपको ऑक्सीजन नहीं पूछी, क्योंकि हमारी आदत होती है जनरली कि जो पूछा जा रहा है एक्स की वैल्यू हम आंसर में बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको मानिए जो पूछा गया है। तो यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है ओजोन का, तो मैं ओजोन को एक्स मान रहा हूं। तो बताइए अगर ये ओजोन एक्स है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, बताने वाली बात है ही नहीं, 600 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां देखिए, तो मोल्स, एनटीपी पर मोल्स का फॉर्मूला बताइए, V अपॉन 22.4। अच्छा यहां पर ये ml में है, तो 22.4 लीटर में होता है, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं 22,400। तो देखिए मोल्स को मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का मैं लिख रहा हूं 600 माइनस एक्स अपॉन 22,400 इंटू 32। ठीक है, प्लस मोल्स ऑफ O3, तो मोल्स ऑफ O3 कितना है, मोल्स ऑफ O3 है, मैंने x माना था, x अपॉन 22,400 इंटू 48। बोलिए ठीक बात है। तो यहां से आप इस तरह से चीजों को भी कर सकते हैं, ये चीजें इस तरह से आसान है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें, ठीक है, सॉल्व भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 32 इंटू 600, तो 32 इंटू 6, तो यानी कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19 और 2 जीरो है, तो 132 इंटू 600 माइनस 32x, ठीक है, प्लस 48x। अच्छा इज इक्वल्स टू क्या किया मैंने, यहां पर 22,400 कर दिया। अच्छा 22,400 कर दिया, तो ये 48 माइनस 32 कितना हो जाएगा 16x, और ये 22,400 माइनस 19,200। ठीक है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 0 0, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 9 गए 3, ये खत्म। तो देखिए x इज इक्वल्स टू 200, हमने क्या माना था ml में। अब होता क्या है कि अगर हमने इसको मान लिया होता दूसरा ऑक्सीजन का, तो हमें एक्स में टिक करने की आदत होती। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं, तो कैलकुलेशन लगभग इसी तरह से आएगी, आपको धीरे धीरे उसको सीखना है। ठीक है, कैलकुलेशन पर बच्चों काम करना बहुत जरूरी है। आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, कितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, कितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। शुद्ध भाषा में आपको ये कहा जाएगा कि सिलेक्शन भूल जाइए, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो, कोई मतलब नहीं है सिलेक्शन का अगर आपके पास कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा और दूसरी बात कि जो कैलकुलेशन है वो भी रातों रात नहीं आएगी, ये एक समय लगेगा आपको, जब आप पहले दिन से, जैसे ये जो लड़ाई है, जो जेई नीट की लड़ाई होती है, ये मेनली जो लड़ाई है वो डिसिप्लिन की लड़ाई है, कि भाई जिसने अपने जीवन में डिसिप्लिन अपना लिया फिर तो कहानी खत्म है।
ठीक है भाई, डिसिप्लिन अपना लिया, फिर जेई करो, नीट करो, आईएएस करो, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लोगे। तो यही है, डिसिप्लिन की लड़ाई है ये, नेचर की। आपको रोज अपने आप में बदलाव करना होगा। रोज आप 0.11% भी बदलाव करते जाएंगे तो आप 2 साल में बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट भी क्या है, ये भी अब इसमें हालांकि हिंट विंट भी दिया हुआ है, हालांकि ऐसे लिखने पर समझ में नहीं आता, तो इसमें भी हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ NO2 एंड N2O4 इज दिस। ठीक है, बहुत ही फेमस सवाल है, NO2 और N2O4 का मिक्सचर आपको दिया जाता है ये। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर। अब देखिए फिर से क्या है, आपको पूछा क्या है, मोल्स ऑफ NO2, यानी कि कुछ भी मानने की बात आएगी तो मैं किसको मानूंगा, मैं NO2 को मानूंगा। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब आप इसमें एक चीज आप जानते हैं कि आपने एक चीज पढ़ी है कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है, वो M1N1 प्लस M2N2 अपॉन टोटल मोल्स N1 प्लस N2। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये वाली जो चीज है ये क्या लिखा है, ये एक तरह से मास ही लिखा है भाई। मोलर मास क्या होगा भाई, ये रहा ना फॉर्मूला, इधर देखिए भाई, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन मास बाय मोल्स। ठीक है, तो ऊपर जो लिखा है वो टोटल मास ही लिखा हुआ है। हालांकि अगर आपको ये भी नहीं पता चल रहा है तो आप जब उसमें वैल्यू रखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। देखिए टोटल मास कितना है, 100 ग्राम। तो ऊपर आप चाहें तो डायरेक्ट 100 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो फॉर्मूले में भी वैल्यू रखेंगे तो अपने आप 100 आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अच्छा, आप देखिए अब एम मिक्सचर, अब आपको एम मिक्सचर के लिए क्या दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक वेपर डेंसिटी दे रखी। तो वेपर डेंसिटी, अच्छा वेपर डेंसिटी भी आप जानते हैं क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बाय 2, यानी 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यानी कि जो ये मिक्सचर का मास होगा वो 2 इंटू 38.3 होगा, M1। अब 1 किसको मान रहे हैं, 2 किसको मान रहे हैं, आपके ऊपर है। मैं 1 NO2 को मान रहा हूं, 2 N2O4 को मान रहा हूं, लेकिन जब x मानने की बारी आएगी तो मैं किसको x मानूंगा, NO2 को, क्योंकि NO2 के बारे में पूछा हुआ है। आप N2O4 को भी x मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो NO2, तो यहां देखिए 32 और 14 कितना हो गया, 46 इंटू N1। N1 क्या होता है, गिवन मास। अच्छा देखिए टोटल 100 ग्राम था, ठीक है, मास ऑफ NO2 प्लस मास ऑफ N2O4, टोटल कितना है ये, 100 ग्राम है। अच्छा, अब NO2 का, क्योंकि मुझसे NO2 पूछा हुआ है, मैंने इसको x मान लिया। ठीक है, तो मास ऑफ N2O4 ये कितना बन गया, 100 माइनस एक्स। तो देखिए यहां देखिए x अपॉन 46 प्लस M2 कितना हो गया, M2 ये देखिए N2O4 64, 64 प्लस 28, तो 64 प्लस 28 कितना हो गया, 92। ठीक है, तो 92 अपॉन, अब मास कितना हो गया, 100 माइनस एक्स अपॉन 92। तो अब आप ये जादू देखिए N1 प्लस N2। तो N1 प्लस N2 क्या था कि भाई N1 किसके मोल्स थे, NO2 के। NO2 का मास कितना था, x डिवाइड बाई 46, और ये N2 कितना है, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 92। मजेदार बात देखिए, ये निपटेगा, x प्लस 100 माइनस एक्स, यानी कि 2 इंटू 38.3 क्या आ गया, 100 अपॉन x अपॉन 46 प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन 92। ठीक है, अब देखिए, अब कहने का मतलब क्या है, ये आपको हिंट लिखा हुआ है, मतलब हिंट क्या है, ये तो डायरेक्ट आंसर है, मतलब ये तो हिंट है एक तरह से। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट 100 लिख दिया तो बच्चों को क्या होता है कि पता नहीं चलता। तो देखिए हमने फॉर्मूले से वैल्यू रखा, 100 आया। अब पर आज के बाद अब कभी ऐसा आएगा तो अब हम आप लोग क्या करेंगे, मतलब मुझे तो बार बार रखने के बताना पड़ेगा, टीचर का तो कर्तव्य होता है कि बार बार बताने के लिए। लेकिन अब आप कभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको टोटल मास दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्टली क्या कर लेना, टोटल मास लिख लेना। क्योंकि बच्चों क्या है कि हमें सवाल करना है और कम समय में करना है, तो एक बार हमने करके देख लिया तो बार बार ऐसा तो नहीं कि मजा आ रहा है तो अपन उसी चीज को रिपीट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मोलर मास के फॉर्मूले में ऊपर जो आता है वो मास आता है, तो टोटल मास डायरेक्ट लिख देंगे। इतना नाटक करने की तो कोई जरूरत है नहीं। बोलिए, ठीक बात है। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने में भी आपको कोई दिक्कत आएगी। 46 और 92 है,
ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करने को देखें तो वो भी आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो 38, ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा, तो ये अच्छा 46 और 92, 46 और 92 का एलसीएम कितना होगा 92, तो 100 अपॉन, ठीक है, तो ये देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 100 माइनस एक्स, और ये 92 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको सॉल्व करने में कोई खासा दिक्कत आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, अब ये सवाल है, अब वही बात है कि आपका थोड़ा सा क्या है, क्योंकि हमारा इंग्लिश से थोड़ा नाता कमजोर होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी ज्यादातर लोग अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में क्या था कि भाई अंग्रेजों ने हमारे पास इतना, जो भी उन्होंने राज किया, शायद 1,500-2,000 साल या 100-200 साल, जो भी उन्होंने राज किया हो, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि हम अभी तक उनसे बदला ले रहे हैं। बदला कैसे लेते हैं, गलत अंग्रेजी बोलकर, ठीक है। अब बदला जो ले रहे हैं, नहीं ले रहे वो तो ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो आएगा अंग्रेजी में, भाई हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक चीज होती है रीडिंग हैबिट, कि हमें जो डेटा दिया जाएगा वो अंग्रेजी में दिया जाएगा। और काफी बार मैंने देखा है कि जैसे ही सवाल बड़ा दिखता है, सवाल की लंबाई ज्यादा दिखती है, बच्चा वहीं हार मान ले, पेन कॉपी रख देता है, बोला भैया हम तो नहीं करेंगे, तुम ही बताओ, ठीक है। तो क्या है करना है आपको, इसके लिए एक रीडिंग हैबिट की एक्सरसाइज करनी है, कि कोशिश करें कि दिन, मतलब कम से कम 2 दिन में एक बार 15 से 20 मिनट कुछ पढ़ें। अच्छा, पढ़ने से मतलब ये नहीं है भाई आप किताब तो पढ़ते ही हो, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, टेक्निकल नहीं, जनरल, जैसे न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन, ठीक है। तो अब देखो, अब उसमें वही है कि उसमें आपको जो सेक्शन पसंद है, जैसे न्यूज़पेपर में आपको बॉलीवुड समझ में आता है, बॉलीवुड समझ में आ रहा है, जो पढ़ना हो पढ़ लो, हाँ बस वो गंदी कहानियां मत पढ़ने लग जाना, ठीक है। चीजों को ढंग के तरीके से, आपको न्यूज़पेपर में बॉलीवुड सेक्शन अच्छा लग रहा है, कोई मैगजीन है बॉलीवुड की, गॉसिप की, कुछ भी पढ़िए। मुद्दा क्या है कि जो चीज आप पढ़ेंगे ना, आपने 2 लाइनें पढ़ी, उस 2 लाइनों से हमने समझा क्या, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हम जुगाड़ पे चलते हैं, 1-2 वर्ड हमने पढ़ा, हमने समझ लिया अच्छा ये पूछ रहा है, लेकिन जुगाड़ से जीवन नहीं चलता। जीवन चलता तो है, अच्छा नहीं चलता। अगर आपको अच्छा चलाना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यानी कि 15-20 मिनट, अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो कुछ ना कुछ पढ़ा करिए। तो रीडिंग हैबिट हमारे अंदर बहुत जरूरी है, कि हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, उससे तुरंत समझा, ये ये भी आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। अब देखिए अ नगेट, अब नगेट का मतलब क्या है, अलग ही समझ में आता है। जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे, अ नगेट ऑफ गोल्ड एंड क्वार्ट्ज वेज 100 ग्राम, यानी कि समझ में आ रहा है कि अच्छा गोल्ड और क्वार्ट्ज से कोई चीज मिलकर बन रही होगी, छोटा सा टुकड़ा कुछ बनकर मिलकर बन रहा होगा, उसे नगेट बोल रहे हैं। तो ये चीज क्या है, जब आप पढ़ते रहोगे, रीडिंग हैबिट में रहोगे, तब ये चीज आपको पता पड़ेगी। तो इसलिए होता क्या है कि चीजों को करना और अच्छे से करना, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। यहीं पर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अब जैसे बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, तो यानी क्या है कि एक नगेट है, यानी कि कोई एक टुकड़ा है जो गोल्ड और क्वार्ट्ज से मिलकर बन रहा है, और उसका वजन क्या है, 100 ग्राम का है। अब देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड, क्वार्ट्ज एंड नगेट आर दिस एंड दिस एंड दिस। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बताई गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, किसी भी चीज की डेंसिटी आपको क्या है, एक तरह से रिलेटिव डेंसिटी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, 1 ग्राम पर ml होता है, भले ही इन्होंने टेम्परेचर नहीं दिया 4 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन हमें पता तो है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर ml। तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। यानी कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म है, ये एग्जामिनर खाली आपको डराने के लिए दे रहा है। वो चाहता है कि आप इस सवाल को देख के डर जाएं, डर कर छोड़ दें। क्योंकि भाई आपको पता है, जैसे हम बार बार कहते रहते हैं कि जो आपका जेई नीट का एग्जाम है, ये सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है, ये रिजेक्शन का एग्जाम है। क्योंकि भैया वहां 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, वहां 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो सिलेक्ट थोड़ी करना है, रिजेक्ट करना है ना। लोग तो सिलेक्शन के लिए तैयार है, आप रिजेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं। तो रिजेक्शन कहां करोगे, कि जहां जहां पॉसिबल होगा, हर एक पैरामीटर पर हम एक हर्डल लगाएंगे। जैसे आधी जनता तो वही, तो मतलब 4-5 लाख, जैसे अगर नीट की बात करेंगे तो 4-5 लाख बच्चे यही निपट जाएंगे।
ठीक है, जेई की बात करेंगे तो 1-2 लाख और बच्चा तो इसको समझ ही नहीं पाएगा कि ये सवाल क्या क्या है। ठीक है, तो अगर आप सवालों को अगर आप समझ लेंगे तो आगे चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दे रखा है बच्चों, वो उसकी डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, कैलकुलेट द वेट ऑफ गोल्ड इन नगेट। अब जो उस मतलब जो भी आपका टुकड़ा है उसमें गोल्ड की क्या मात्रा है, गोल्ड का वजन क्या है। अच्छा, अब आपको पता है कि यार डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है। अच्छा, अब मास निकालना है। अच्छा, अब मुझे मास, टोटल मास तो दिया हुआ है। टोटल मास कितना दिया हुआ बताइए, 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मास ऑफ नगेट, नगेट या जो भी आपका मिश्रण है, इज इक्वल्स टू, क्या बोल सकता हूं बताइए, मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ क्वार्ट्ज। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हम देखें तो कैलकुलेट द वेट ऑफ गोल्ड इन द नगेट। ठीक है, तो अब गोल्ड के लिए, तो अब गोल्ड का वेट हम मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो भाई पूरा कितना था, 100, इसको एक्स मान लिए, तो मास ऑफ क्वार्ट्ज क्या आ गया। अब देखिए, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं क्योंकि हम नए हैं अभी, आप लाडले हैं तो हम आपको बता रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं आपको तो सीधा ये लिखना नहीं है, आपको तो सीधा खेल जो है वो 100 माइनस एक्स से ही शुरू करना है। ठीक है, तो मास ऑफ क्वार्ट्ज, अब फिर से देखिए, मैंने गोल्ड को एक्स ग्राम इसीलिए माना क्योंकि गोल्ड के बारे में पूछा है। अगर क्वार्ट्ज का मास पूछा होता मैं क्वार्ट्ज को एक्स मानता। ये पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, मानते ही अपन है ना। जिंदगी हमारी मानने मानने जानने में निकल जाती है, बोल नहीं पाते वो अलग बात, मानते तो बहुत है। चलो, अब जैसे बात करते हैं तो मास हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मास का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए, अब स्पेसिफिक वेट, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, 100 अपॉन ये। अब ये आपको हालांकि हिंट क्या देना ये भी आपको दिख रहा है। तो जैसे कि अब वेट की बात करें, तो वेट की बात करें या आप वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या होगा, इधर अगर हम देखें तो वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करें तो ये भी वही हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ नगेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्वार्ट्ज। ठीक है, अब देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ नगेट, तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो रहा है, मास अपॉन डेंसिटी। तो बताइए पूरे नगेट का मास कितना है, 100। नगेट की डेंसिटी कितनी है, गोल्ड क्वार्ट्ज नगेट लास्ट वाली है 6.4। ठीक है, अब गोल्ड की बात आ रही, गोल्ड का मास कितना माना था, एक्स। गोल्ड की डेंसिटी बताइए क्या थी, पहली वाली, तो पहली वाली क्या है, 19.3। ठीक है, और दूसरा क्या है, क्वार्ट्ज, इसका कितना मास था, 100 माइनस एक्स अपॉन इसका कितना डेंसिटी था, 2.6। देखिए, अब यही चीज आपको एक लाइन में लिख दी है, लेकिन ऐसा एक लाइन में लिखने से थोड़ी समझ में आता है, भैया पहली दूसरी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अच्छा सवाल, हार्ड सवाल का मतलब ये नहीं होता कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि रॉकेट में इतने लोग बैठ के जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, बताओ वहां मार्स में कितने दिन में पहुंचेंगे, कौन से एंगल पे लैंड होगा, ऐसा नहीं होगा। हार्ड सवाल का मतलब होता है वो आप पर बारीकियों पर वो बात करेगा, वो उन बारीकियों की बात करेगा जिन बारीकियों को आप छोड़ दिया करते हैं। हमें अभी तक क्या होता था कि 10 तक हमें डब्बो पढ़ने की आदत थी, मतलब हम, अच्छा ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पढ़ा, बाकी आगे पीछे का इतिहास हमने छोड़ दिया। तो उसको आपको बदलना होगा, थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब लॉजिकल एटीट्यूड, चीजों को ऑब्जेक्टिवली लॉजिकली रेशनली देखना होगा। ये आपको डेली लाइफ में भी करना होगा, ऐसा नहीं कि सारा लॉजिक आप यहीं आके लगाने लगोगे। ये आपको डेली लाइफ में, आप डेली लाइफ में कोई भी चीज देखो तो उसको देखो कि हाँ इसको हमने लॉजिक बैठ रहा है, इसका सही में कोई लॉजिक है कि अपन ऐसे ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा ना कि सीधा यहाँ केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स पढ़ोगे तभी आप लॉजिक लगाना शुरू करोगे। तो ये लॉजिक लगाना, कोई हम छोटा काम भी कर रहे हैं, हमें टेबल यहां से यहाँ खिसकानी है, तो पता चल रहा है कि एक छोटा रास्ता मौजूद है हमारे पास, तो हम छोटे रास्ते से करें। ठीक है, तो यानी कि ये आपको डेली लाइफ में यूज करना है, लॉजिक का यूज आपको, कॉमन सेंस का यूज, भाई लॉजिक क्या है, एक तरह से कॉमन सेंस है। ठीक है, तो वो आपको डेली लाइफ में यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप सीधा पढ़ोगे और लॉजिक लगाना शुरू कर दोगे। तो ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको बोला जाता है, ये आपको डेली लाइफ में डेवलप करना है, तब आप जाके हर जगह इसको लगा पाएंगे, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो भी आप इसको कह लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें
अब नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एक्स, ठीक है, इज सपोज टू बी ए स्फीयर। जनरली हम न्यूक्लियस को स्फीयर ही मानते हैं, एटम को भी स्फीयर मानते हैं। विद अ रेडियस ऑफ दिस, है ना, रेडियस दे रखा। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मैटर इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इफ द एटॉमिक वेट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मैटर इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात कर रहा है। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि जो एटम है, एटम को हम क्या मानते हैं कि हमारा एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, मजेदार बात क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग नेग्लिजिबल मानते हैं भाई, 10 की पावर -31 kg। तो हमारा जो मास ऑफ एटम होता है वो आपका न्यूक्लियस का ही मास होता है। यानी कि ये इन्होंने जो एटॉमिक मास दिया हुआ है 19, ये एक तरह से क्या है, मास नंबर न्यूक्लियॉन्स का ही तो मास है। इलेक्ट्रॉन को तो वैसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इन्होंने भले पूछा है कि नहीं नहीं, मुझे तो तुम न्यूक्लियस का मास बताओ। अरे भाई, न्यूक्लियस का मास ही तो एटॉमिक मास होता है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही फर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो हवा में घूमते ही रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको ये देखना है कि मास ऑफ न्यूक्लियस वो कुछ नहीं है, वही आपका मास ऑफ एटम है। यानी कि आपका जो गंगाधर है वही शक्तिमान है। तो ये तो आपको डराने के लिए, आधे लोग यही निपट जाएंगे, 50-60 हजार जनता यही बाहर हो जाएगी, लो भाई हमें नहीं करना, ये पता नहीं क्या बोल रहा है। वही चीज है कि लाइफ में ये एक्चुअली, ये जेई नीट एग्जाम क्या है भाई, ये तो लाइफ, भाई ऐसा थोड़ी कि जेई नीट निकाल दोगे सब सही हो जाएगा। ये तो आपको एटीट्यूड डेवलप कराएगा, फाइटिंग स्पिरिट, कि आपको पेन डाउन नहीं करना है कि नहीं यार ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। तो वो ट्राइंग एटीट्यूड है, वो फाइटिंग एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड है। जेई नीट क्या है, आपका एटीट्यूड है, आपका लाइफ के प्रति क्या एटीट्यूड है वो डेवलप करता है। ऐसा नहीं कि जेई नीट करने के बाद कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तो बस आपको लोग आसमानों में बैठा के रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर वो एटीट्यूड डेवलप होगा कि लाइफ को थोड़ा सा एग्रेसिवली और अच्छे से जीने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि मुझे एक तरह से एटम का ही मास बताना है। अच्छा, उन्होंने क्या बोल रखा है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मैटर। तो डेंसिटी ऑफ द मैटर का मतलब कुछ नहीं है, डेंसिटी ऑफ द एटम। अच्छा, अब डेंसिटी का भैया फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसके लोगे, एक एटम का। एक एटम, क्योंकि वैसे तो मास आपको न्यूक्लियस का लेना है भाई, वैसे तो मास आपको किसका लेना है, न्यूक्लियस का, लेकिन न्यूक्लियस का ही मास तो एटम का मास है। ठीक है, तो यानी कि मास क्या हो जाएगा बताइए, तो यानी कि 19। पर ध्यान रहे यहां पर एक एटम की बात हो रही है, 19 एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, एएमयू। पर क्या हम यहां पर एएमयू में बात करने वाले हैं, नहीं, हम तो ग्राम में बात करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 एएमयू यहां पर लिख देते हैं, 1 एएमयू इज 1/na ग्राम। बताइए, यानी डिवाइड बाय na कर दे, सबसे आसान परिभाषा। 6 इंटू 10 की पावर 23। बहुत होशियारी नहीं दिखानी है कि नहीं नहीं हम तो 6.02 लिखेंगे। ठीक है, इसको आप चाहें तो लगभग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 6, 3 जा 3 टाइम जाएगा, 23 ग्राम। बस कहानी खत्म है। मुझे नहीं लगता इससे आगे कुछ आपको बताने की जरूरत है। डेंसिटी ये आ गया 3 इंटू, जब देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे सवाल है। मतलब देखने में आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो बहुत ही आसान है, हो जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप जैसे अभी जैसे ये 31 नंबर चल रहा है, यही इन किताबों की खासियत, इन किताबों को करने का यही एक फायदा है कि भाई देखिए, क्वेश्चंस का तो कोई अंत नहीं है, पर ये 50-60 सवाल या ये 80-100 सवाल ऐसे हैं कि इसको करने के बाद कम से कम आप 1000 सवाल के लिए तो तैयार हैं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो सवाल बड़े छोटे छोटे से, सवाल बड़े प्यारे से हैं कि आपको लगेगा हाँ यार ये हो जाना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज तो नहीं है। लेकिन वही बात है, अगर आपके छोटे कॉन्सेप्ट्स नहीं तैयार हैं, आपको बारीकियां पढ़ने की आदत नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने वो मास हो गया। अच्छा, वॉल्यूम, अभी अभी इन्होंने बोला कि भैया क्या मानते हो, स्फीयर मानते हो, तो स्फीयर मानते हो तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -23, 4/3। आप चाहो तो इसको 22/7 लिख दो, अगर सरल भाषा में चाहते हो। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है इतना, तो 5 इंटू 10 की पावर -13 का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब डेंसिटी आपको पूछा गया है, फाइंड द डेंसिटी। अब यूनिट का ध्यान रखना, अब यहां पर जो हमारी डेंसिटी आएगी, देखिए ये ग्राम है और ये सेंटीमीटर का होल क्यूब बाहर निकल कर आएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो ग्राम पर एमएल में या ग्राम पर सीसी में आएगा।
अब ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है आपका आंसर ग्राम पर लीटर में हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है हर चीज के लिए आपको तैयार रहना है। तो ये आपका सवाल है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो आप मेरे हिसाब से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब आप चीजों को देखिए, समझिए। ठीक है, किस तरह से आप चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं, बारीकियों पर काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, रीडिंग हैबिट आपको बहुत अच्छे से बनानी है। ठीक है, चलिए। अच्छा आप देखिए, अच्छा जैसे ये जो चैप्टर जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हो सकता है आगे के भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट आए। ठीक है, तो आप धीरे धीरे आप जब आगे पढ़ेंगे तो चीजों को पता चलेगा। जैसे कि ये चीज है, कॉपर फॉर्म्स टू ऑक्साइड। ठीक है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कॉपर ट्वाइस एज मच ऑक्सीजन वाज यूज्ड। ठीक बात है, अभी अंग्रेजी इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वैलेंसीज हो रही है। अच्छा अब यहां देखिए, अब यहां ये नौटंकी लिखी रहती है, अप्लाई रूल नंबर 6। हालांकि ये किताब अच्छी है, तो इसको हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, पर ऐसा रूल का कोई मतलब नहीं है। नियम बस खाली जीवन में एक ही नियम है, कौन सा? नियम नंबर 36 है ना। नियम नंबर 36 का उल्लंघन नहीं करना है, बस वो आपको ध्यान रखना है। बाकी रूल छे हुए तो बेकार है। अपने पास सारे नियम का एक ही तोड़ है, कौन सा? नियम नंबर 36। नियम नंबर 36 क्या कहता है कि जीवन में कोई भी नियम नहीं है। जीवन का एक नियम, नियम नंबर 36, कि कोई भी नियम नहीं है। नियम सारे क्या है हमारे दिमाग में, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सारे नियम को हम तोड़ देंगे, सारे नियम की हम ऐसी की तैसी कर देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अब जैसे बात करते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वैलेंसीज ऑफ कॉपर इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑक्साइड्स। अच्छा अब क्या है, अब जो बच्चे सिर्फ उन्होंने मोल पढ़ना शुरू किया है, वो इस क्वेश्चन को इक्विवेलेंट मास, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करें, कि यहां पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा, तो फालतू में नई बात हम यहां पर नहीं करते। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का बात कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन जिन लोगों ने अभी इक्विवेलेंट मास वो वाली चीजें नहीं पढ़ी है, इक्विवेलेंट मास चीजें नहीं पढ़ी है, तो वो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, उसके बाद आकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रखा है कॉपर। अच्छा देखिए, अब होता क्या है कि जैसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें क्या होती है, ठीक है, जो वैलेंसीज होती हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे NaCl। तो देखिए NaCl को आप कभी इस तरह से नहीं लिखते, Na सिंगल बॉन्ड Cl, क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। NaCl को कैसे लिखा जाता है? Na प्लस Cl माइनस। तो ये जो +1 -1 क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। अच्छा इन्होंने क्या बोल रखा है कि वैलेंसीज ऑफ कॉपर इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्साइड, तो दो ऑक्साइड बन रहे हैं। अच्छा ऑक्साइड में फिक्स होता है कि भाई ऑक्सीजन की वैकेंसी क्या, वैलेंसी क्या होती है? -2। ऑक्साइड में चीजें फिक्स रहती हैं कि -2 उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन कॉपर की इन्होंने क्वेश्चन से ही साफ साफ पता चल रहा है, कॉपर +2 दिखा रहा है, +3 भी दिखाता है। ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो कॉपर की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की दिखाने की वजह से, कि मान लेते हैं एक बार वो एक्स दिखाया, एक बार उसने वाई दिखाया। ठीक है, पर ऑक्साइड तो सेम है। अगर ऑक्साइड बोल दिया यानी कि ओ के ऊपर कितना चार्ज है? -2। तो अब हम जानते हैं कि जो वैलेंसीज होती हैं ये क्या होती हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी यानी कि 2 इधर जाएगा, जाहिर सी बात है माइनस साइन का कोई मैथमेटिकल मतलब नहीं है। माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उसको मैथमेटिकली नहीं देखना है। तो Cu2OX और Cu2OY, यानी कि अगर कॉपर की वैलेंसी हम x माने, तो पहला कंपाउंड दिखने में कुछ इस तरह से होगा, दूसरा कंपाउंड दिखने में इस तरह से होगा। अब देखिए, अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यहां पर देखिए, ये सबसे बेहतरीन चीज है। जैसे कि एडवांस में जो चीजें पूछी जाती हैं वो बहुत ही बेसिक स्तर पे पूछी जाती हैं, तो ये उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जो इन्होंने रूल नंबर 6 लिखा है ये वही है। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है कि कोई भी दो चीज अगर रिएक्ट कर रही है तो उनका इक्विवेलेंस बराबर होगा। ठीक है, तो वो अपने बराबर ग्राम इक्विवेलेंट में रिएक्ट करेंगी। तो हम जैसे बोले कि फॉर फर्स्ट ऑक्साइड, पहले ऑक्साइड की बात करें, तो कौन कौन लोग रिएक्ट कर रहे हैं? कॉपर और ऑक्सीजन। तो हम ऐसा बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, यहां पर मैं +x लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा यही इस मेथड की सबसे खास बात है कि आपको इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको कंपाउंड पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दुनिया के कोई भी लोग रिएक्ट, दो लोग रिएक्ट कर रहे हैं
तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें और चीजें क्या क्या होती हैं वो आप बाद में बात करिएगा। अच्छा, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरे की क्या बात करें, दूसरे, अच्छा, अब ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट का? ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले कई होते हैं। हम यहां पर कौन सा यूज कर रहे हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर, या एन फैक्टर की जगह आप इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, लेकिन ये एन फैक्टर के नाम से ही फेमस है। तो हम यहां पर मोल्स इनटू एन फैक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं मोल्स ऑफ कॉपर इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, उसकी वैलेंसी होती है। वही मैं बोल रहा हूं, जब आप रिडॉक्स वगैरह पढ़ लेंगे ना, तब आप ये चीज करिएगा। तो आपका क्या एक लाइन का सवाल है, ठीक है। क्योंकि ये जैसे रूल नंबर 6 में लिखा रहे हैं, तो जिंदगी में तो ऐसे बहुत नियम आएंगे, जैसे नियम के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ना है। तो मोल्स ऑफ कॉपर इनटू उसका एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू उसका एन फैक्टर, कितना है 2। ये दोनों क्या है, बराबर होंगे। तो ये आपके पास ये रिलेशन यहां से निकला एक, बोलिए ठीक बात है। अच्छा, दूसरी हम सेकेंड ऑक्साइड की बात करें, तो यानी कि अगर मैं सेकेंड ऑक्साइड की बात करूंगा, तो सेकेंड ऑक्साइड क्या थी, Cu2O(Y). तो यहां पर भी वही है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर प्लस वाई इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड। तो ये अगर बन रहा है, तो यहां पर भी दोनों ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, यानी मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो मोल्स ऑफ कॉपर प्लस वाई, उसका एन फैक्टर वाई, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू 2। अच्छा, अब देखिए, अब ये क्या है, अब ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये वाली कौन सी है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ये क्या बोल रखा है कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कॉपर। अच्छा बताइए, अगर मास सेम हो तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। उसकी वैलेंसी चाहे जो हो रही हो, लेकिन अगर मास सेम है तो मोल सेम होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूंगा, तो दोनों का मास क्या था, सेम था, निपट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये x है, ये y है, तो ये आएगा x बाई वाई इज इक्वल्स टू, अच्छा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब यहां पर जो 2 है वो भी ऊपर नीचे कट जाएगा। अच्छा, मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास तो इसका भी 16 है, इसका भी 16 है, वो भी कट जाने वाला है। अब मास की बात आ रही है। अब देखिए, यहां पर फिर से वही चीज है, अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चों रीडिंग हैबिट करना ये बहुत जरूरी है। आपको माइंड की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं। अच्छा का मतलब सिर्फ सिलेक्शन नहीं चाहते हैं, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको रीडिंग हैबिट, देखिए, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर का अमाउंट सेम है, ट्वाइस एज मच ऑक्सीजन वाज यूज्ड टू फॉर्म द फर्स्ट ऑक्साइड। यानी कि पहले ऑक्साइड को बनाने के लिए 2 गुना ऑक्सीजन की जरूरत थी दूसरे ऑक्सीजन के हिसाब से। तो यानी कि पहले ऑक्सीजन में 2 गुना, यानी कि मान लेते हैं 2x, ठीक है। तो 2x बाई 16, और ये क्या हो जाएगा, ये x बाई 16, ठीक है। तो 16 16 निकलेगा, x निकलेगा, x बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2:1। आपसे क्या पूछा है कि रेशियो ऑफ वैलेंसीज, तो देखिए, इसकी वैलेंसी x थी, इसकी वैलेंसी y थी, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 2:1। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल एक ही लाइन का है, सवाल एक ही लाइन का है। मुझे बताने में शायद ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि मुझे हर एक छोटी छोटी चीज को बताना है। बाकी जिसको कॉन्सेप्ट पता चल गया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से बढ़िया तरीका नहीं है किसी भी मूल कॉन्सेप्ट के सवाल को हल करने का। लेकिन वही बात है, ये लेवल होता है, जैसे होता है ना, बोलते हैं ना कि इश्क में प्यार में 7 लेवल्स होते हैं, तो ये मोल का 7वां लेवल है। ये ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बढ़िया से बढ़िया सवाल सॉल्व होंगे आपके। यहां पर देखिएगा, यहां पर हमने क्या किया, देखिए, अगर इसमें आपको पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ये मानिए कि ये क्या कह रहा है कि मास ऑफ ऑक्सीजन इन सेकेंड ऑक्साइड, ये x मान ले। अगर सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास x है, तो फर्स्ट में कितना होगा, 2x, ठीक है। तो वही फर्स्ट का मास हमने कितना लिखा, 2x लिखा, ठीक है। क्योंकि सवाल ये साफ साफ कह रहा है कि पहले ऑक्सीजन में 2 गुना मास लग रहा है एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।